हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी को सबसे पहले होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन को रंगों से भर दे। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपके लिए होली हो, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, उसका कोई खास मतलब रह नहीं जाता। आप भले ही ऊपर से होली खेल लें, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपके मन में जो है एक खामोशी जो है बैठी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो होली है, इस होली के बाद में जो अगली होली आने वाली है, वो आप सभी के लिए एक ऐसा समय लेकर आए जब आप अपने फाइनेंशियली जो है स्टेबल हों और होली और अपने परिवार के साथ अच्छे से मना सकें। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम आपके साथ हैं, क्योंकि आज होली भी है, लेकिन हम फिर भी क्लासेस नहीं बंद कर रहे हैं आपके लिए, चाहे छोटी ही क्लासेज हो, हम क्लास आपके लिए डेली लेते रहेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये हमारा है नदियों के किनारे स्थित नगर। ऐसे इसमें तमाम अनेक अनेक टॉपिक हैं, जैसे प्रपात और झीलें, इसके अलावा मानसून, जलवायु, इन सभी से थोड़े थोड़े सवाल जो आपकी बीपीएससी जो है प्री और प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई में, इसके अलावा सीडीपीओ में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें पूछे गए हैं। उन सभी की को हम डिस्कस कर रहे थे। आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन स्पेशली बीपीएससी 2026 के लिए जो है टीआरई 4 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। और पिछली ज्योग्राफी क्लास को आप लोगों का प्यार मिला था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और देखा भी वीडियो को। कम से कम जो है 1K व्यू उसके हो गए थे 2 दिन में। हमारे पास अभी इतना रिसोर्स नहीं है दोस्तों, मैं पहले से ही बताता हूँ आपको हर वीडियो में कि हम आपके लिए लाइव आ सके, लेकिन जितना भी हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। और हम थोड़ा सा आपसे भी सपोर्ट का जो है सपोर्ट का सहारा चाहते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है, इसको देखने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये बिहार टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो आपको बिहार जीके जीएस स्पेशल अलग अलग पब्लिकेशन की बुक से, इसके अलावा सचिन सर की बुक से, दानिश सर की बुक से, बीपीएससी घटना चक्र से, यूथ कंपटीशन टाइम से और एनसीईआरटी से सभी सवाल आपको करवा दिए जाएंगे। वैसे अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट पहले से ही बनी मिल जाएंगी। एक बार हम जो है इसको कवर करवा चुके हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अब इसमें से आपको बताना है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से गंगा नदी के किनारे जो शहर है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कानपुर। ठीक है, कानपुर हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में गंगा नदी के किनारे बसा जो कानपुर है, ये सबसे बड़ा शहर है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला सवाल देखिए, बिहार निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए, फतेहपुर, उत्तरकाशी और कानपुर। फतेहपुर, उत्तरकाशी और कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गंगा नदी की प्रधान शाखा जो है भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भगीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध जो है भगीरथी से है, ना कि गंगा से। बाकी फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखिए, कश्मीर में पहलगाम जो है, पहलगाम आपने देखा था, अभी हमला भी हुआ था, पहलगाम अटैक। तो कश्मीर में जो पहलगाम है ये किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको बताना है। कश्मीर में जो पहलगाम है ये किस नदी के किनारे बसा है। तो ये जो है ये लिद्दर नदी के किनारे है। याद रखिएगा, लिद्दर नदी के सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम पर 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कश्मीर में जो पहलगाम है ये लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। और लिद्दर क्या है, ये झेलम की एक सहायक नदी है। अगला सवाल देखिए कि हुंडरू जलप्रपात जो है ये निर्मित है, कौन से नदी पर निर्मित है, ये आपको बताना है। जो हमारा हुंडरू जलप्रपात है ये स्वर्णरेखा नदी पर है। याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी पर। तो इसको सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात जो है ये रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर है या 321 फीट है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है सवाल। देखिए, किस नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है।
किस नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी पर आपको शिव समुद्रम जलप्रपात देखने को मिलेगा। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाद क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में विस्तृत है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील आपको बताना है चिल्का। चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील आपका जो है उड़ीसा में है। इसके अलावा अगर सांभर झील देखें राजस्थान में है। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील जो है ये आपका मणिपुर में है। चारों का चारों मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर आपकी झीलें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर मीठे पानी की झील जो कह रहा है, तो मीठे पानी की एक झील तो आपकी वुलर हो गई जो जम्मू कश्मीर में है, और एक आपका लोकटक हो गई जो मणिपुर में है। तो ये आपका दोनों ही जो है मीठे पानी की झीलें हैं। तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में वुलर जो जम्मू कश्मीर में और लोकटक जो है मणिपुर में है, ये मीठे पानी की झीलें हैं। जबकि चिल्का झील जो है उड़ीसा में है और सांभर जो है ये राजस्थान की खारे पानी की झील है। अगला सवाल देखिए, 67वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2022 का सवाल है कि बिहार के किस जिले में जो है तिलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तिलहड़ कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैमूर जिले में। कैमूर जिले में आपको तिलहड़ कुंड जलप्रपात देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा थोड़ा सा। बिहार के कैमूर जिले में तिलहड़ कुंड या तलहड़ कुंड, कई प्रकार से नाम इसका लिखा जाता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यह अवस्थित है और यह बिहार के रोहतास के पठार में अवस्थित है। अगला सवाल देखिए, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? अब जैसे ही गोखुर झील का नाम आएगा और एशिया की सबसे बड़ी झील का नाम आएगा तो ये आपका कांवर झील हो जाएगा। कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय में है। इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपका कनवार झील लिखा रहता है और कहीं कहीं आपका कांवर झील लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 67वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2022 का ये सवाल है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार के जो है बेगूसराय में स्थित है। उसका नाम क्या है? कांवर झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है और बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। अगला सवाल देखिए, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी का नहर जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये जो है हरी के बैराज से निकाली गई है, याद रखिएगा, हरी के बैराज से। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ से निकाली गई है? तो ये हरी के बैराज से निकाली गई है, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पश्चिम चंपारण में महिसा लोटन से आपका जो है नहर निकाली गई है, वैसे ही हरी के बैराज से जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है और ये जो है भारत की सबसे बड़ी जो है सिंचाई नहर है, ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया था। देखिए, इंदिरा गांधी नहर हरी के बैराज हरी के बांध से पंजाब से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर तथा श्री गंगानगर जिलों से होकर बहती है। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? टीआरई 3 में यह सवाल पूछा गया था, आप सभी जानते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि भारत की सबसे लंबी नहर जो है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर और ये कहाँ से निकाली गई है? तो ये हरी के बैराज पंजाब से निकाली गई है और ये जो है पश्चिमी राजस्थान तक लगभग जाती है। तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है और यह नहर हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और इस नहर की उत्पत्ति सतलज और ब्यास नदी के संगम पर पंजाब में हरी के बैराज से है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की प्यासी रेगिस्तानी भूमि को हिमालय के पानी से सींचना और इस क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। अगला सवाल देखिए, जलवायु से संबंधित सवाल है जो स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया था। देखिए, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे सूखा स्थान अगर सबसे शुष्क की बात की जाए तो ये आपका जैसलमेर हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, राजस्थान में स्थित जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है और यह स्थल थार रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ औसतन वर्षा जो है लगभग 200 से 210 मिलीमीटर होती है। अगला सवाल देखिए, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब अधिकांश चक्रवात जो है कौन कौन से अक्षांश के मध्य जो है निर्मित होते हैं, ये आपको बताना है। तो अधिकांश जो चक्रवात होते हैं दोस्तों, ये 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही होते हैं। तो ये आपका जो है बी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी देखिए, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति जो है ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य होती है, ऐसा कहा जा रहा है। और चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणावर्त घूमते हैं। अगला सवाल देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, देखिए कोपेन के बारे में हमेशा एक सवाल आपसे बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, तो आप कोपेन को मिस मत करिएगा, चाहे जहाँ से आपको अगर
जो है गूगल से आपको जानकारी मिल रही है वो ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की बुक मिल रही है वहाँ से आप ले सकते हैं सोर्स, वैसे मैं आपको बता दूंगा। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कम्युनिटी सेक्शन में रोज़ हम एक सवाल पोस्ट करते हैं आपके लिए, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या जो है इसके अलावा साइंस के हों, जीके जीएस के हों, हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, इनमें से किसी एक सवाल को हम आपके लिए रोज़ पोस्ट करते हैं। तो आप सभी वहाँ पर जाकर जो है उसका उत्तर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी लिखा करिएगा। देखिए, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु जो है किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा CWG। ठीक है, ये जो आते हैं वो CWG टाइप के जलवायु क्षेत्र में आते हैं, जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1918 में वी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की अनुभविक पद्धति विकसित की और कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान एवं 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु जो है CWG प्रदेश में आते हैं। अगला सवाल देखिए, फिर से पूछा जा रहा है 63वीं BPSC 2017 में, और ये 68वीं BPSC में पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहीं से आप देख सकते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है किससे प्रदर्शित की जा सकती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो अभी आपने देखा CWG, ठीक है, CWG ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 63वीं BPSC प्री 2017 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध नहीं है। भारतीय मानसून से कौन सी विशेषता इनमें से जो है संबद्ध नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम या जो है ITCZ का जो है खिसकना या तिब्बती उच्च या लानीना। तो अगर इसका सही जवाब करें, देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? अब क्योंकि देखिए, भारतीय जो वायुमंडलीय विशेषताएं हैं जो भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है वो कौन कौन से हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो पहले ऑप्शन में दिया हुआ था ये भी सही हो गया, और ITCZ जो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, इसका खिसकना, और तिब्बती उच्च और ये लानीना, ये सभी जो है इससे संबद्ध है भारतीय जो ग्रीष्म जलवायु है। तो यहाँ पर सारे विकल्प आपके जो है सही हो रहे थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सबसे सूखा स्थान कौन सा है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या लेह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लेह। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC 56वीं से लेकर 59वीं BPSC प्री 2015 में पूछा गया था। लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला सवाल देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है। भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से होता है, जब मौसम बदलता है तो मानसून आता है, गर्मियों में ही आता है, सर्दियों में नहीं आता है। तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो इसका कारण क्या है कि स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, जब स्थल पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, समुद्र में टेम्परेचर कम हो जाता है और इधर से हवाएं जो है इधर की ओर चलने लगती हैं, और इसी क्रम में ये मानसून लेकर आती हैं और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश करवाती हैं। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं BPSC में ये सवाल पूछा गया था प्री 1994 में। देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम में शेष 6 माह तक ग्रीष्म दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम के विभिन्नता के आधार पर होती है या अन्य किसी कारण से, इस पर पर्याप्त मतभेद है। और इसके लिए 2 संकल्पनाओं का जो है प्रतिपादन किया गया था। तापीय संकल्पना अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन। अब देखिए, जब उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। एक तो तापीय संकल्पना हो गया और दूसरा नवीन संकल्पना जो है इसके अनुसार मानसून हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। और इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन जो है फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। आगे देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। BPSC 11वीं से 12वीं के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था 26/8/2023 को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब माना गया है ये माना गया है 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया है और हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पहले 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब 14 अक्टूबर कर दी गई है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प बी जो है ये चयन किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है
अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु उनकी जलवायु में जो है विभिन्नता का कारण क्या है। अब देखिए अमृतसर क्या हो गया, तो ये मैदानी भाग में हो गया, मान लीजिए यहाँ है, और शिमला कहाँ है, तो ये इतनी ऊंचाई पर है। तो जब ऊंचाई बढ़ेगी तो आपका क्या है, जलवायु में विभिन्नता आएगी। ठीक है, भिन्नता आएगी। यहाँ पर ठंडा मौसम है, यहाँ पर हल्का गर्म मौसम है, तो ये क्या है, इनकी ऊंचाई में जो है भिन्नता है। ठीक है, इनकी ऊंचाई में भिन्नता है। याद रखिएगा ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अमृतसर 31 डिग्री 29 मिनट से लेकर 32 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ एवं शिमला जो है 30 डिग्री 45 मिनट और 31 डिग्री 44 मिनट जिले के लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 300 से 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही जो है तापमान में गिरावट आती जाती है। अगला सवाल देखिए, मानसून का निवर्तन निवर्तन होता है। अब मानसून का निवर्तन जो है किससे इंगित होता है, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की परिस्थिति से, या स्थल पर तापमान बढ़ने से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अब देखिए आसमान साफ हो जाएगा और स्थल पर जो है तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए केवल ए बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 40वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ जब सूर्य के आभासी संचरण के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है, तो धीरे धीरे उच्च दाब इसका स्थान ले लेता है और नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर जो है निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर नवंबर महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है और रातें ठंडी एवं सुहावनी होने लगती हैं। अभी भी पर्याप्त आर्द्रता के कारण, आर्द्रता जनित तापमान के कारण दिन का मौसम कष्टकारी हो जाता है, जिसे आमतौर पर कार्तिक माह की उष्मा कहते हैं। और अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान में तेजी से गिरावट आने को लगती है। यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष रूप में देखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए आसमान साफ हो जाएगा और थोड़ा सा जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, राजस्थान में वर्षा कम होती है क्योंकि, अब इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। देखिए इसका एक कारण ये है कि यहाँ जो है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती और जिसके कारण जो है ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि क्षोभ मंडल में जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान घटता रहता है और हवाएं जो है ये नीचे से ही पास हो जाती हैं, कोई अवरोध नहीं होता जिससे ये टकराकर ऊपर उठ पाए। तो जब ऊपर उठती नहीं है तो ठंडा नहीं होता जल जो है और बादल, तो इसीलिए जो है नमी नहीं प्राप्त हो पाती, इसीलिए बारिश नहीं होती। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप ही हैं। मान लीजिए ये पहाड़ी है आपकी, मान लीजिए ये आपका पहाड़ी हो गया, ठीक है, ये आपका पहाड़ी हो गया और हवाएं जो हैं ये इनको टकराती नहीं, इनके बगल से ये ऐसे समानांतर निकल जाती हैं, तो इसीलिए क्या है बाधक नहीं बन पाती हैं और मानसून जो है पौने सीधी निकल जाती हैं, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया 11वीं 12वीं में सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है भारत का उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। कौन सा तट जो है उग्र उष्णकटिबंधीय जो है चक्रवातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए भारत का कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का तट जो है ये उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। अगला सवाल देखिए, वर्षा से देखिए कह रहा है कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसको क्या कहते हैं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसके हम कहते हैं गली कटाव, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गली कटाव। ये चीज़ याद रखिएगा, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तब भी जो पानी बहता है वो भी क्या करता है, धीरे धीरे लाइन बना लेता है और उसी गली में से कट के जो है बहता रहता है, तो इसी को हम जो है गली कटाव कहते हैं। बीपीएससी स्कूल टीचर में इस सवाल पूछा गया था। देखिए जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे गली कटाव या गली इरोजन कहते हैं और गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है, यहाँ जहाँ इसे खड्ड कहते हैं। अब ये बड़ी मात्रा में हो गया कटाव, इसीलिए जो है खड्ड बन गए तो इसको खड्ड बोला जाता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत की जो है सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है,
हवाएं जो है यहाँ से उठती हैं, ऐसे निकलती हैं, और जब यहाँ पहुँचती हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो इधर चली जाती है और एक आपका इधर आ जाती है। तो ये है दक्षिण, और ऊपर की तरफ जो है ये आपका पश्चिम है, बगल की तरफ। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून ही कहलाता है, जिससे बारिश होती है सबसे ज़्यादा। तो ये आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। अब ये चाहे 2022 की रिपोर्ट हो, 2026 की रिपोर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब मानसून लौटता है तो वो जो है बंगाल की खाड़ी से नमी को उठा लेता है और कोरोमंडल तट पर, जो तमिलनाडु का तट है, यहाँ पर लाकर भारी बारिश करवाता है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर में 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में ये आपका जो है सवाल पूछा गया था। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्व दिशा से जो है भारत में प्रवेश करता है, और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी बारिश होती है। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाए चाहे लौटता हुआ मानसून कहा जाए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मानसून जो है ये दक्षिण पश्चिम से जब जाता है तो उधर से कुछ दिनों बाद लौटता भी है, याद रखिएगा। तो ये आपका कभी कभी लौटता हुआ मानसून भी कह देता है और कभी कभी उत्तर पूर्वी मानसून भी कह देता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, आम्र वर्षा संबंधित है, आम्र वर्षा संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऐसा कहा जाता है कि ये आम के फसल के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो वैसे हम कह सकते हैं कि जो है बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, लेकिन यहाँ पर जो इसका सही जवाब माना गया था, ये डी विकल्प माना गया था, आम की फसल। आम्र वर्षा जो है आम की फसल से संबंधित है, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, और इस वर्षा से आम की बौरें जो है पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल जो है अच्छी होती है। अगला सवाल देखिए, चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? चेरापूंजी जो है कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चेरापूंजी जो है ये मेघालय राज्य में है, मेघालय राज्य में है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो मेघालय में आपको चेरापूंजी देखने को मिलेगा, और ये सवाल आपका 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में और एमपीपीसीएस प्री 2005 में सवाल पूछा गया था। देखिए, चेरापूंजी जो है भारत के जो है पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अभी अगर अब पूछा जाए ये सवाल तो मासिनराम हो जाएगा। देखिए, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है फलों को पकाने के लिए होती है, मतलब सामान्यतः जो है ये आम की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो इससे जो है मैंगो सावर्स बोलते हैं। ठीक है, मैंगो सावर्स बोलते हैं या आम्र वर्षा बोलते हैं। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिसे जो है मैंगो सावर या आम्र वर्षा भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि में कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा जो है कितने सेंटीमीटर की होती है, ये आपको बताना है। तो शुष्क भूमि का मतलब जो है 75% से कम वर्षा, 75% कह रहा हूँ, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में सवाल पूछा गया था। देखिए, शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग, जहां औसत वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां की जाने वाली खेती जो है शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि ही की जाती है। अगला सवाल देखिए, शीतकालीन वर्षा से संबंधित सवाल है, और इसमें आपसे कह रहा है कि जो है निम्न राज्यों में से किस राज्य में जो है जाड़े के मौसम में बारिश देखने को मिलती है? तो कोरोमंडल तट याद करिए, जहाँ पर लौटता हुआ मानसून जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश करवाता है, और ये जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जाड़े में दिए गए विकल्पों में से तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी केरल में जो है वर्षा होती है। चूंकि केरल के आंशिक क्षेत्र में यह वर्षा होती है, अतः ज़्यादा उपयुक्त उत्तर विकल्प जो है बी हो जाएगा। अगला टॉपिक आपका है प्राकृतिक आपदाएं। तो यहाँ पर देखिए, बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, अब ये कहाँ कहाँ आते हैं ये आपको बताना है। तो बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर आती है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आपको बाढ़ देखने को मिलेगी। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है,
पहले का जो है तीसरा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो भूकंप कहाँ पर आता है, तो हिमालय का जो गिरिपद प्रदेश है, जैसे शिवालिक रीजन, यहाँ पर आपको बाढ़ देखने को मिलता है, भूकंप देखने को मिलता है। इसके अलावा सूखा, तो सूखे से अगर देखें तो सूखे सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है ये मध्य पूर्वी भारत रहता है, मध्य पूर्वी भारत रहता है, तो ये 4 हो जाएगा। और चक्रवात जो है झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो ये आपका 2 हो गया। 3 1 4 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये आपका देखिए 3 1 4 2 इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 47वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश और 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है और कुछ पश्चिम तट पर अरब सागर में भी आते हैं। अतः मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सब सर्वाधिक जो है प्रभावित रहता है, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। अगला सवाल देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है और आज का लास्ट सवाल है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और बोलने में तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैं सेशन छोटा दे रहा हूँ। जैसे ही एक बार फुल्ली फिट हो जाऊँगा फिर आपके लिए लंबी लंबी क्लासेस लेना शुरू कर दूँगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके, जीएस, ये सभी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।